हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ेंगे एनईपी 2020। ये जो एनईपी 2020 है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए। एनईपी का फुल फॉर्म है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी, इसका फुल फॉर्म है। अगर हम इसकी हिंदी में बात करें तो हिंदी में हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। देखो यहाँ पर लिखा भी है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020। ये जो आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, आपकी तीसरी शिक्षा नीति है। कौन सी है? तीसरी है। दो इसके पहले आ चुकी हैं। कौन से सन में आई थी मैं अभी आपको नीचे बताऊंगी। देखो, जो आपका एनईपी 2020 है ये आपके सीटेट के एग्ज़ाम के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, आपको पता ही होगा। इसी के आपके कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन बनते हैं आपके सीटेट के एग्ज़ाम में। आपके पांचों सब्जेक्ट में आपके पूछे जाते हैं एनईपी। जैसे आपका सीडीपी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथ हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और जो और भी आपकी लैंग्वेज होती है, संस्कृत, मराठी, कन्नड़, मलयालम, कोई सी भी लैंग्वेज है, सब में आपकी क्या है, ये पूछी जाती है एनईपी 2020। अभी मैंने 2-3 दिन पहले आपको क्या एनसीएफ 2005 करवाया था। मैंने आपको एनसीएफ 2005 भी बताया था कि कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए एनसीएफ 2005। जैसे कि जितने क्वेश्चन इसमें से आते हैं उतने उसमें से भी आते हैं, तो दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मैंने आपको एनसीएफ 2005 करवा दिया था, उसकी थ्योरी करवा दी है, और उसी से रिलेटेड मैंने आपको क्वेश्चन भी करवाए थे। क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर करवाए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने 30 क्वेश्चन करवाए हैं। अगर आप एनसीएफ 2005 की जितनी मैंने थ्योरी करवाई है उतना पढ़ लेते हो और 30 क्वेश्चन लगा लेते हो, आपको वहीं से क्वेश्चन मिलेंगे और कहीं से देखने को नहीं मिलेंगे। वो 30 क्वेश्चन वो वाले क्वेश्चन है जो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ऐसा नहीं है बस एक बार, 2 से 3 बार आपके पूछे गए हैं, वो सारे क्वेश्चन हैं। एक बार आप क्या है उसको देख लेना। आज मैं आपको एनईपी 2020 की थ्योरी करवा रही हूँ, उसके बाद इससे रिलेटेड मैं आपको क्या है क्वेश्चन करवाऊंगी। क्वेश्चन वही करवाऊंगी जो आपके लिए बेनिफिट रहेगा, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। आप पूछते हो ना कि हाँ क्या बोलते हैं इसका सीटेट का बिल्कुल रामबाण ट्रिक क्या है, जिससे क्या हम एक महीने में हमारे 100+ नंबर आ जाए, 100+, 120+, ऐसा नंबर हमारे आ जाए वो बस एक महीने में। आप पूछते हो ना कोई ऐसे ट्रिक बताओ। तो देखो इसकी ट्रिक अगर मैं कहूँ, अगर आप बहुत देखोगे कि हमें तुक्का कैसे लगाना है, ये असल इतना आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं है कि आप तुक्का लगाओ फिर गलत हो गया। मानती हूँ मैं इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप तुक्का लगा के आ जाओगे तो उसमें सही जाएगा, नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। लेकिन अगर उससे अच्छा मैं आपको बताऊँ तो आपके लिए अच्छी बात रहेगी। इसकी रामबाण ट्रिक आपका क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। ठीक है, अगर आपको 130+ नंबर लाने हैं वह, या आपको सिर्फ पास होना है 1 हफ्ते के अंदर। ठीक है, 7 दिन है। 7 दिन में अगर आपके पास टाइम नहीं है, बस आपके पास लास्ट 7 दिन बचे हैं पास करने के लिए, तो आपको क्या करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने हैं बस 7 दिन। 7 दिन लगाने के बाद, और जितना मैं थ्योरी पढ़वा रही हूँ उसको एक बार वीडियो देख लेना बस। उसके बाद आप तो पास हो ही जाओगे। जनरल वालों के लिए कितने नंबर चाहिए? जनरल वालों के लिए आपका 90 नंबर चाहिए, और SC ST OBC के लिए आपका 82 नंबर चाहिए। ठीक है, इतना अगर आप कर लेते हो तो आपके लिए इनफ है। सिर्फ 1 हफ्ते के लिए बता रही हूँ, जिनको सिर्फ 1 हफ्ते पढ़ना है उनके इतने नंबर आ जाएंगे पास। चलिए हम देखते हैं एनईपी 2020। देखो पॉइंट क्या है, नई शिक्षा नीति में 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। नई शिक्षा नीति कब आपका जारी किया गया था? 29 जुलाई 2020 को जारी किया गया था। जून 2017 में इसरो के पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंजन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 2017 में। इसरो के कौन है? पूर्व चीफ डॉक्टर कस्तूरी रंजन जी हैं। अध्यक्षता में क्या किया गया था? समिति का गठन किया गया था। इस समिति में मई 2019 में एनईपी का क्या है, एक मसौदा तैयार किया गया था। ठीक है, कब तैयार किया गया था आपका मसौदा? 2019 में आपका तैयार किया गया था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। देखो इसमें क्या है, नई शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968 और वर्ष 1986 के बाद स्वतंत्रता भारत की तीसरी शिक्षा नीति रही। मैंने आपको अभी ऊपर बताया था कि आपकी जो 2020 शिक्षा नीति आई है नई वाली, ये आपकी तीसरी है। पहली आपकी कब थी? पहली आपकी आई हुई थी 1968 में, आपको ऐसा याद रखना, 1968 में। और सेकंड आपकी कब आई थी? 1986 में आई थी। उसके बाद स्वतंत्रता के बाद ये आपकी 2020 की तीसरी शिक्षा नीति है, याद रखना। कौन सी? तीसरी है आपकी। कैबिनेट द्वारा मर्द MHRD का नाम बदलकर क्या रख दिया गया? आपका एजुकेशन मिनिस्ट्री कर दिया गया है। ये भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका नाम चेंज होकर क्या हो गया, तो आपको याद रखना है एजुकेशन मिनिस्ट्री आपका नाम चेंज करके रख दिया गया है। अगला देखो, स्कूल एजुकेशन, आपका स्कूल एजुकेशन भी चेंज हो गया। जैसे देखो यह नीति वर्तमान में, जबकि वर्तमान में क्या थी, 10+2 वाली स्कूल व्यवस्था को 3 से 18 वर्ष के सभी बच्चों के लिए पाठ्यचर्या और शिक्षण शास्त्रीय आधार पर
5+3+3+4 की नई व्यवस्था में करने की बात करती है। कौन सी बात करती है? पहले आपका क्या था, पहले आपकी जो शिक्षा नीति थी 10+2 थी, लेकिन अब वर्तमान में क्या कहा जा रहा है कि आपका क्या होना चाहिए, 5+3+3+4 की नई शिक्षा की नीति की बात की जा रही है। यहाँ पे देखो एक फिगर है, आप इसको देख सकते हो, इसके माध्यम से मैं आपको क्या है समझाना चाहूँगी। यहाँ पे देखो ये आपका मौजूदा ढांचा और आपका नया ढांचा, जो अभी आपका ढांचा चल रहा है, जैसे 2 वर्ष उम्र 16 से 18, फिर 10 वर्ष उम्र 6 से 16 से, बस यही आपका चलता है, 2 चलता आ रहा है। लेकिन अब जो नया 2020 के हिसाब से जो आपका नया ढांचा होगा वो इस हिसाब से होगा। देखो कैसे होगा, यहाँ देखो, यहाँ पर आपका एक आ जाएगा क्या है, फंडामेंटल स्टेज। फंडामेंटल स्टेज में आपका क्या आ जाएगा, 3 वर्ष। इसमें बच्चा कितने साल का रहेगा, 3 वर्ष, 3 साल का रहेगा। और कहाँ पढ़ेगा, आंगनबाड़ी प्री स्कूल क्या बोलते हैं, जिसमें बच्चा 3 साल का रहेगा, आपका किस में जाएगा, आंगनबाड़ी में जाएगा। 3 से लेकर 6 साल तक बच्चा आपका, जब वो 6ठे साल में आएगा, ठीक है, जब 6ठे साल में आएगा तब वो जाके आपका एडमिशन कराएगा, तब वो फर्स्ट क्लास में आएगा। यहाँ पर जब 2 वर्ष का बच्चा होगा, कक्षा फर्स्ट टू, उम्र कितनी रहेगी आपकी, उम्र आपकी रहेगी 6 लेके 8 साल तक, आपका इसी में आ जाएगा, फंडामेंटल स्टेज में आ जाएगा। इसमें क्या करवाया जाएगा, जब बच्चे आंगनबाड़ी में जाएंगे 3 साल तक रहेंगे, जो बच्चा 3 साल का हो जाएगा, फिर उसको क्या है आप आंगनबाड़ी में डाल सकते हो कि वहाँ से बच्चे सीखेंगे ना कुछ, कि कुछ भी सीखेंगे, और उनको वहाँ आंगनबाड़ी में पढ़ाया नहीं जाएगा, ठीक है, पढ़ाया नहीं जाएगा, ऐसा था आपका। लेकिन अब क्या कर दिया गया, 3 साल के बच्चों को, 3 साल बच्चों को क्या है एडमिशन दिया जा रहा है स्कूल में, वो अपना एडमिशन करवा सकते हैं। फिर बच्चों को पढ़ाया नहीं जाएगा, बच्चों को 2 साल तक खिलाया जाएगा। जब बच्चे 2 साल में खेलेंगे, जब वो छठे साल में आएंगे, तब उनको क्या है पढ़ाया जाएगा आपका, तब इसमें आ जाएगा। अब आएगा 3 वर्ष, कक्षा 3rd से लेके 5th, उम्र कितनी रहेगी, उम्र 8 से 11। देखो इसमें ये आपका क्या आ जाएगा, प्रिपरेटरी स्टेज। इसमें क्या होगा, पढ़ाई होगी, खेल कूद से जुड़ी, इसमें पढ़ाई होगी और खेल कूद, मतलब खेल के माध्यम से क्या है बच्चों को सिखाया जाएगा। और अब आपका नेक्स्ट आ जाएगा मिडिल स्टेज। मिडिल स्टेज में आपका फिर आपका कौन सी क्लास में बच्चा आएगा, इसमें आपका 6th क्लास में बच्चा आएगा। इसमें आपका प्रिपरेटरी स्टेज में आपका क्या था, 3rd से लेकर 5th क्लास तक बच्चा था। लेकिन जब आपका मिडिल स्टेज आएगा तो इसमें आपका बच्चा 6 लेके 8 तक आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, आपका सोशल साइंस, मैथ, साइंस, आर्ट, ये सब इसमें पढ़ाया जाएगा जब बच्चा 6 लेके 8 तक। और इसी में आपका क्या है, कंप्यूटर की नॉलेज भी इसी में आपकी दी जाएगी, आपका प्रिपरेटरी स्टेज में, सॉरी मिडिल स्टेज में आपका दी जाएगा। अब आपका चौथा आ जाएगा कक्षा 9 to 12, इसमें बच्चा रहेगा, उम्र कितनी रहेगी, 14 से 18 साल इसमें बच्चा रहेगा। चौथा आपका वर्ष आ गया। इसमें आपका ये आपका कौन सी कहलाएगी, सेकेंडरी स्टेज। इसमें क्या होगा, बच्चों को थिंकिंग पर जोर दिया जाएगा, विषयों में बच्चा खुद चयन करे, मतलब उसको क्या चूज़ करना है। जैसे आप 9th क्लास में आते हो, अब हम तब हम चुनते हैं ना कि हमें कौन सा लेना है कौन सा नहीं लेना। और सब्जेक्ट में क्या दिया जाएगा, आपका लचीलापन दिया जाएगा कि बच्चे खुद से अपना सब्जेक्ट चूज़ कर सके कि उन्हें कौन सा पढ़ना है कौन सा नहीं। आपको ये कह दिया गया है कि अब अगर जैसे कि बच्चे को साइंस पढ़नी है, ठीक है, लेकिन उसको आर्ट साइड लेना है, आर्ट साइड में उसको साइंस पढ़नी है, तो वो पढ़ सकता है। अभी आपका क्या था, अभी ऐसा था ना, अगर आपने साइंस साइड ले ली तो साइंस साइड में आपका जो सब्जेक्ट आता है वही पढ़ पाओगे, आप दूसरा सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाओगे। अगर आर्ट आपको पढ़नी है, आर्ट साइड आपको पढ़नी है, लेकिन आर्ट में आपको साइंस भी लेनी है, लेकिन ऐसा नहीं मिलता। लेकिन अब के नए ढांचे के हिसाब से आपको क्या कर दिया गया है, नए ढांचे के हिसाब से अब आपको वो सब मिलेगा। अगर आप आर्ट साइड ले रहे हो, आर्ट साइड के साथ साथ अगर आपको साइंस भी पढ़ना है तो साइंस भी उसे मिल जाएगी। तो ऐसा कर दिया गया, बच्चा कुछ भी चूज़ करता है, कुछ भी पढ़ सकता है, ठीक है, इसमें ऐसा कहा गया है। और बच्चों को वो चीज़ में रुचि होनी चाहिए, इसमें बच्चों की रुचियों का ध्यान रखा जाएगा, बच्चे कौन सी चीज़ लेना चाहते हैं, कौन सी चीज़ समझना चाहते हैं, कौन सी नहीं। तो ये सब आपका, यह आपकी सारी स्टेज हो गई आपके नए ढांचे के हिसाब से। एक बार क्या है, इसको रीड कर लेना। देखो यहाँ पर भी है नए ढांचा, क्या है 5+3+3+4 में ये आपका आ जाएगा। अब देखो इसका, अब आप पॉइंट पढ़ते हैं। देखो यहाँ से देखो, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य वर्ष 2030 तक क्या है, सकल नामांकन अनुपात 100% करना है। कब तक करना है आपका, 2020 का आपका लक्ष्य क्या है, 2030 तक सकल नामांकन अनुपात 100% करना है, ठीक है। 10 सालों में इनका क्या करना है, सकल नामांकन अनुपात प्रतिशत कितना करना, 100% करना है। 5वीं कक्षा तक की शिक्षा मातृभाषा, स्थानीय क्षेत्रीय भाषा में उपलब्ध करवाना है।
आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी क्या कहती है, जो 5वीं तक की जो कक्षा होती है उनकी जो शिक्षा होती है वो किस में करवाई जाए, आपकी मातृभाषा या उनकी स्थानीय स्थानीय मतलब जो क्षेत्रीय भाषा होती है इसमें करवाई जाए। इसमें अगर 5वीं क्लास तक बच्चे अगर अपनी मातृभाषा में सीखेंगे, अपनी स्थानीय की भाषा में सीखेंगे, जैसे वो बोल रहे हैं, तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से आपकी ये है। मातृभाषा को कक्षा 8 और उससे आगे की शिक्षा के लिए प्राथमिकता देने का सुझाव दिया गया है। क्या दिया गया है, 5वीं तक तो सीखेंगे, मातृभाषा को कक्षा 8 तक क्या है सुझाव दिया गया है कि बच्चे अपनी जो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं वो 8 वर्ष तक कर सकते हैं, किसमें, मातृभाषा में, कक्षा 8 तक कर सकते हैं, कौन सी, मातृभाषा में अपनी कर सकते हैं। और देखो इसमें क्या है, इस नीति के तहत 3 से 18 साल तक के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। इसमें क्या रखा गया है, इस नीति के तहत 3 से 18 साल तक के बच्चों को क्या किया गया है, शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। किसके अंतर्गत रखा गया है, कानून 2009 के अंतर्गत रखा गया है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 का उद्देश्य सभी छात्रों को उच्च शिक्षा प्रदान करना है। आपका जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसमें क्या, उनका उद्देश्य क्या है, सभी छात्रों को क्या है, उच्च शिक्षा प्रदान करना है। आगे देखो 2025 तक पूर्व प्रधानमंत्री शिक्षा 3 से 6 वर्ष की आयु सीमा को सार्वभौमिक बनाना चाहते हैं। क्या बनाना चाहते हैं, आपके सार्वभौमिक बनाना चाहते हैं। इसके अंतर्गत शिक्षा क्षेत्र पर सकल घरेलू उत्पाद के 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय का लक्ष्य रखा गया है। कितना आपका व्यय रखा गया है, 6% हिस्से को सार्वजनिक व्यय लक्ष्य रखा गया है। देखो देश के सभी उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए भारतीय उच्च शिक्षा परिषद नामक एक सकल नियामक की परिकल्पना की गई है। क्या की गई है, नामक की भारतीय उच्च शिक्षा परिषद की आपकी परिकल्पना की गई है। अब देखो नई शिक्षा नीति के सिद्धांत, आपके सिद्धांत क्या है, नई शिक्षा नीति में बहुभाषिकता क्या होनी चाहिए, आपकी बहुभाषिकता और विविधता को प्रोत्साहन देना है। इसमें क्या, बहुभाषिकता को क्या है, प्रोत्साहन ज़्यादा से ज़्यादा देना है, क्योंकि बहुभाषी होने के उच्च संज्ञानात्मक लाभ होते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या दिया गया है, बहुभाषिकता का स्थान दिया गया है, उनको प्रोत्साहन दिया गया है कि जहाँ पर बहुभाषिकता होगी वहाँ बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। ठीक है, अगर आपका एक बच्चे को हिंदी भाषा आ रही है, एक बच्चे को इंग्लिश आएगी, एक बच्चे को कन्नड़ आएगी, मलयालम आएगी, उर्दू आएगी, बहुत ये आपकी बहुत सारी भाषाएं होगी। जब बच्चे एक साथ बैठ के सीखेंगे ना, आपका हिंदी वाला बच्चा भी रहेगा, ठीक है, आपका यहाँ हिंदी वाला रहेगा, या संस्कृत वाला, यहाँ उर्दू वाला, या कन्नड़ वाला, मलयालम वाला, कोई सभी XYZ जो आपकी लैंग्वेज होती हैं उनके अगर सब इतना 5 बच्चे हैं, 5 बच्चों अलग अलग भाषाएं क्या है एक साथ बैठ के पढ़ेंगे तो ये बच्चा इसकी भाषा ये सीखेगा, इसकी भाषा ये, तो एक दूसरे की सारे भाषा सीख जाएंगे। मतलब एक बच्चा एक जगह से कितनी भाषाएं सीख गया, आपकी 5 भाषाएं सीख गए, तो इसकी ज़्यादा क्या है, प्रोत्साहन दिया गया है आपका। बच्चों को शिक्षा का माध्यम कम से कम क्लास 6 तक करना चाहिए। कितनी करना चाहिए, क्लास 6 to 8 तक, या उससे आगे तक भी घर की भाषा, मातृभाषा, मदर टंग, स्थानीय भाषा में होगी। क्या कहा गया है कि जो बच्चों की शिक्षा का माध्यम होना चाहिए कम से कम कितना होना चाहिए, आपके जो 6 लेके 8वीं तक के बच्चे होते हैं, 6 से लेके 8वीं तक, उससे आगे तक भी कर सकते हैं। वो कितना कर सकते हैं, आप किस में होनी चाहिए, आपकी मदर टंग, मातृभाषा या स्थानीय भाषा में होनी चाहिए। इसमें ये कहा गया है आपका। अगला देखिए, अगला आपका है सीखने के लिए सतत मूल्यांकन। क्या होना चाहिए, आपका सतत मूल्यांकन पर जोर दिया गया है। साल के अंत में होने वाली परीक्षा को केंद्र में रखकर शिक्षण और मूल्यांकन का उद्देश्य बच्चों को सीखने की प्रक्रिया में मदद करना भी है। क्या है, मदद करना भी है। और देखो मदद करना है, अगर आपको इंग्लिश में देखना है, इंग्लिश में भी आप यहाँ देख सकते हो, कॉन्टिन्यूस इवैल्यूएशन। अगला देखो, नई शिक्षा नीति के तहत संज्ञानात्मक समझ। नई शिक्षा नीति के तहत आपका क्या कहा गया है, संज्ञानात्मक समझ क्या है, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पर जोर देना, ना कि रटन प्रणाली और केवल परीक्षा के लिए पढ़ाई पर जोर देना। इसमें आपका नेगेटिव पॉजिटिव टैग वर्ड आ गया है कि नई शिक्षा नीति के तहत क्या है आपका, अगर आप इतना पढ़ लोगे ना क्या क्या कहा गया, क्या क्या नहीं कहा गया, तो आपको नेगेटिव और पॉजिटिव टैग वर्ड पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसी में से आपका क्या है, मिल जाएगा कि किस पर जोर देना है आपको। आपका क्या है, संरचनात्मक, मतलब बच्चे जो सीख रहे हैं, जो समझ रहे हैं, उसको रटकर नहीं, रटन प्रणाली से मुक्त किए जाए, और केवल परीक्षा के माध्यम से नहीं, बच्चों को समझ में आना चाहिए कि वो कॉन्सेप्ट के हिसाब से जो उनका जो कॉन्सेप्ट है वो उनको समझ में आ रहा है या नहीं, वो अंडरस्टैंडिंग है उनको कि नहीं है।
इस बेस पे होना चाहिए, ना कि उनको रटना सिखाना चाहिए और केवल परीक्षा के माध्यम पर जोर देना चाहिए। आपका क्या है, नेगेटिव हो जाएगा। आपकी ये कहा गया छात्रों की प्रोग्रेस के मूल्यांकन इवेल्युएशन के लिए परख क्या बनाया गया, आपका परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर का स्थापना की जाएगी। ठीक है, क्या ये आपका मेन है, आपको याद रखना है किसकी स्थापना की जाए, परख नामक एक नए, ये आपका एग्जाम में पूछा गया है, अभी पूछा गया था। तो 2023 के जो आपका एग्जाम हुआ था इसमें भी पूछा गया है और पूछा जा सकता है, तो इसको आपको याद रखना है क्या है, परख नामक एक नए नेशनल असेसमेंट सेंटर की स्थापना की जाएगी प्रोग्रेस के मूल्यांकन के लिए, परख याद रखना। कक्षा 6 के लिए अतिरिक्त भाषा के रूप में शास्त्रीय भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़ीसा, पाली, फारसी आदि का अध्ययन किया जाएगा आपका कक्षा 6 के अतिरिक्त भाषा के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत सरकार की एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल इस बात पर बल देती है कि विद्यार्थी अधिकांश रूप से प्रमुख भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीय एकता के बारे में जानेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार भारत की सरकार क्या कह रही है, एक भारत श्रेष्ठ भारत। अभी आपका ये वाला क्वेश्चन भी पूछा गया था, एक भारत श्रेष्ठ भारत, तो बहुत इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है और क्वेश्चन भी पूछ जाते हैं। अभी क्वेश्चन आपका पूछा गया था तो मैं आपको बता रही हूँ कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, वो मैं आपको बताते चलूँगी, आप उसको रीड कर लेना। एक भारत श्रेष्ठ भारत होना चाहिए, ये इस पर क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति इस पर जोर देती है। अगला देखो, अगला क्या है, राष्ट्रीय विशेष रूप से भारत के अलग अलग राज्यों में 3 लैंग्वेज क्या है, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाए, लेकिन इस फॉर्मूला में लचीलापन रखा जाएगा। क्या कहा गया है इसमें, राष्ट्रीय विशेष रूप से भारत के जो अलग अलग राज्यों में किसको अपनाए, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला को अपनाए, लेकिन इसमें लचीलापन भी आपका रखा जाएगा। त्रिभाषा सूत्र के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में दूसरी भारतीय भाषाओं संस्कृत का अध्ययन भी किया जाएगा। आपका त्रिभाषा सूत्र का अध्ययन तो किया जाएगा, जो अभी मैंने आपको बताया 3 लैंग्वेज, इसको तो आपका किया जाएगा, साथ साथ दूसरी भारतीय भाषाओं संस्कृत का भी अध्ययन किया जाएगा। जो आपकी दूसरी भारतीय भाषाएं हैं उनका अध्ययन किया जाएगा और संस्कृत का भी आपका अध्ययन किया जाएगा। माध्यमिक स्तर पर एक अतिरिक्त विकल्प के रूप में विदेशी भाषा कोरियन, जापानी, थाई, फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, पुर्तगाली और रूसी उसका अध्ययन लिया जाएगा। इन सब का क्या है, अध्ययन लिया जाएगा आपका, इन सबको भी क्या है आपको दिया जाएगा। ये इसमें कहा गया है। एनईपी 2020 यह सीखना कि कैसे सीखना है पर जोर देती है। आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी किस पर जोर देती है, यह सीखना कि कैसे सीखना है। हमें सीखना तो है, लेकिन हमें तो सीखना है वो चीज़, लेकिन उससे ज़्यादा हमारे लिए मेन ये हो जाता है कि जो चीज़ हमें सीखनी है वो सीखे कैसे, वो सीखना कैसे हमें तो सीखना है, लेकिन हमें सीखना कैसे है, इस पर जोर देती है। एनईपी 2020 मानकीकरण से लचीलापन। आपका मानकीकरण जो आपका स्टैंडर्डाइज है, ये आपका क्या होना चाहिए, फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लचीलापन होना चाहिए, मानकीकरण नहीं होना चाहिए। आपका ये नेगेटिव टैग वर्ड है, पूछा गया है। मानकीकरण आपका क्या है, मानकीकरण से लचीलापन होना चाहिए, तो लचीलापन आपका पॉजिटिव और बदलाव का प्रस्ताव रखती है। एनईपी 2020 के अनुसार हर बच्चे की विशिष्ट क्षमताओं क्या है, रचनात्मक, तार्किक सोच, नवाचार और समालोचनात्मक चिंतन क्या है, क्रिटिकल थिंकिंग की पहचान करना और उनके समग्र विकास के लिए प्रयत्न करना है। इन सब का क्या है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अनुसार है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के अनुसार हर बच्चों को समावेशी शिक्षा क्या होनी चाहिए, समावेशी शिक्षा क्या है, इंक्लूसिव एजुकेशन मिलनी चाहिए, सभी के लिए अधिगम होना चाहिए। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है आपको पता है? समावेशी शिक्षा का मतलब ये है जितने भी आपके छात्र हैं, जितने भी आपके स्टूडेंट हैं, चाहे वो किसी भी जाति से हों, किसी भी धर्म से हो, किसी भी कैसे भी हों, चाहे वो विशिष्ट हैं, ये सामान्य बच्चे हैं, उनको एक साथ समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, मतलब एक साथ उन्हें पढ़ाना चाहिए। किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करना है। अभी जैसे कि अगर आप सोचो कि ये बच्चा विकलांग है, ठीक है, उसको मतलब सही से उसके हाथ नहीं काम कर रहे हैं, उसके पैर नहीं काम कर रहे हैं बाई चांस थोड़ा बहुत, और कोई नीची जाति का है, कोई ऊंची जाति का है, तो आप उसको कहोगे कि नहीं तुम्हें कोई थोड़ा सा मंदबुद्धि है, उसको कोई चीज़ें नहीं समझ में आ रही, तो आप सोचोगे कि उसको थोड़ा पीछे बैठा दो या दूसरी क्लास में बैठा दो, उसको बाद में समझो। नहीं, उनको सबके साथ में बैठाना है, उसको साथ में पढ़ाना है, वो आपकी समावेशी शिक्षा होती है। किसी बच्चे में क्या है, भेदभाव नहीं करना है। दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 RPWD यह समावेशी शिक्षा को ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है कि जहां समान दिव्यांग सभी बच्चे एक साथ सीखते हैं।
जो अगर आप ये पढ़ोगे ना दिव्यांग अधिकार अधिनियम 2016 RPWD, यह क्या करता है कि जो समावेशी शिक्षा को एक ऐसी व्यवस्था के रूप में डिफाइन करता है कि जहां सभी बच्चे क्या है, जो सामान्य बच्चे हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं, दोनों जो बच्चे हैं उनको एक साथ सीखने लिए कहता है। अगर आप इसको पढ़ोगे 2016, मैं आपको इसको दिव्यांग अधिकार अधिनियम आपको करवाऊंगी, ठीक है, इसको भी मैं आपको करवाना है, मुझे करवाऊंगी। तो उसमें क्या कहा गया है कि सभी बच्चे क्या है, समान है, सबको एक साथ पढ़ाना है, किसी भी बच्चे में भेदभाव नहीं करना है। आपकी ये होती है समावेशी शिक्षा। एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग दिव्यांग बच्चों के लिए एक उपयुक्त इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं और प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षक और निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है। ये भी आपका पूछा गया है कि प्रत्येक स्टूडेंट के लिए एक शिक्षा और निजी शिक्षक के प्रावधान को बताया गया है, ये भी आपका पूछा गया। और ये भी इमारती ढांचा, उपयुक्त तकनीकी सुविधाएं होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग। और ये वाला तो आपका आया है एग्जाम में, एक शिक्षक और निजी शिक्षक। अभी मैंने जब से मैं आपको एनईपी 2020 करवाई तब से मैं आपको 3 पॉइंट बता चुकी हूँ कि आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ये आपका आया है एक शिक्षा और निजी शिक्षक, आपका प्रावधान बताया गया है। क्लास 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर लिया जाएगा और इनमें क्या है, इंटर्नशिप की व्यवस्था भी की जाएगी। इसमें क्या की जाएगी, क्लास 6 से शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा, इसमें जोड़ा जाएगा कि बच्चों को व्यवसाय के बारे में भी पढ़ाया जाएगा कि बच्चों को कैसे करना है। इंटर्नशिप की व्यवस्था भी इसी में दी जाएगी जब बच्चे क्लास 6 में आएंगे, ये आपका इसमें कहा गया है। पाठ्यक्रम की विषय वस्तु को प्रत्येक सब्जेक्ट में कम करके इसे बेहद बुनियादी चीज़ों पर केंद्रित किया जाएगा ताकि आलोचनात्मक चिंतन, खोज आधारित, चर्चा आधारित, विश्लेषण आधारित अधिगम पर जरूरी ध्यान दिया जा सके। इन सब पर क्या है, ध्यान दिया जा सके। राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तकें स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने के बजाय रचनावादी सीखने के तरीके पर जोर देने के साथ साथ स्कूल की नेशनल टेक्स्ट बुक में भी बदलाव होने चाहिए। जो इन सब में जो आपका है राष्ट्रीय पुस्तकें, स्कूल के करिकुलम में कमी, लचीलापन और रटकर सीखने की बजाय आपका क्या होना चाहिए, रचनावादी सीखने पर जोर देना चाहिए। और क्या होना चाहिए, जो आपकी नेशनल टेक्स्ट बुक है इसमें भी आपका क्या है, बदलाव होने चाहिए, इसमें भी आपके चेंजेस होने चाहिए। अगर देखो ECCE अर्ली, अब इसका फुल फॉर्म क्या है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये आपका ECCE का फुल फॉर्म है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के में मुख्य रूप से लचीली, बहुआयामी, खेल आधारित, गतिविधि आधारित, खोज आधारित, बहुआयामी और बहुस्तरीय शिक्षा को शामिल किया गया। इन सब को क्या है, शामिल किया गया है। आपका क्या होना चाहिए, लचीली, बहुआयामी होना चाहिए, खेल आधारित होना चाहिए, जो आपकी शिक्षा होनी चाहिए, गतिविधि आधारित होनी चाहिए, खोज आधारित होनी चाहिए, बहुत से आयाम होने चाहिए, बहुस्तरीय होनी चाहिए। इस शिक्षा पर क्या है, इसको शामिल किया गया है आपका। इसका आपका जो है फुल फॉर्म अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। अगला देखो, अगला है आपका स्कूल जैसे क्या है मॉड्यूल। यह एक 3 महीने का प्ले आधारित मॉड्यूल है जो SCERT द्वारा उन सभी बच्चों के लिए बनाया जाएगा जो क्लास 1 में एडमिशन में कुछ ही हफ्तों के बाद अपने सहपाठियों से पिछड़ जाते हैं। इसमें वो के लिए बनाया जाएगा स्कूल तैयारी मॉड्यूल। यह एक 3 महीने का प्ले आधारित है। कितने महीने का आपका प्ले आधारित है, 3 महीने का है। बनाया किसके द्वारा गया, आपका SCERT द्वारा उन सभी बच्चों के लिए बनाया गया है जो क्या है क्लास 1 में एडमिशन के कुछ ही हफ्तों बाद क्या है अपने सहपाठियों से बिछड़ जाते हैं, के लिए बनाया गया है। अगले देखो, NEP 2020 के अनुसार लर्निंग अधिगम प्रयोगात्मक होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए, जिससे स्वयं करके सीखना, स्वयं क्या है, लर्निंग बाय डूइंग, और प्रत्येक सब्जेक्ट में कला और खेल को एकीकृत किया गया है। NEP 2020 किस पे जोर दिया था, आपका लर्निंग प्रयोगात्मक, मतलब एक्सपेरिमेंटल होना चाहिए आपका, मतलब प्रयोग करके आप सीखो। आप क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, जितना आप एक्सपेरिमेंट, अगर आप कोई चीज़ सीखना चाहते हो उस पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर एक्सपेरिमेंट करोगे तभी सीखोगे। और खुद करके स्वयं करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। अगर आप लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हो तो बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। इसको क्या है, एकीकृत किया गया है। NCERT और SCERT के मार्गदर्शन में राज्यों, केंद्र शासित प्रदेश द्वारा सभी स्टूडेंट के स्कूल बेस्ड असेसमेंट के आधार पर तैयार होने वाले और पेरेंट्स को दिए जाने वाले प्रोग्रेस कार्ड को पूरी तरह से नया स्वरूप दिया गया है। क्या है, इन सबको क्या है, पूरी तरह से नया स्वरूप दिया गया है।
प्रोग्रेस कार्ड प्रगति पत्र एक समय 360 डिग्री बहुआयामी क्या है मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा। क्या होगा आपका? मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा, जिससे सभी स्टूडेंट के संज्ञानात्मक, कॉग्निटिव, भावात्मक, अफेक्टिव क्या है आपका कॉग्निटिव, अफेक्टिव और फिजिकल मोटर डोमेन में विकास का एक बारीकी से किए गए विश्लेषण का विवरण स्टूडेंट की विशेषताओं क्या है समेत दिया जाएगा। इसमें आपका क्या है बताया गया, आपका प्रोग्रेस कार्ड में सब कुछ दिया जाएगा। जो आपका प्रगति पर जो आपके पेरेंट्स को दिया जाएगा कितना होगा, कितनी डिग्री होगा आपका 360 डिग्री। अब कौन सी होगा? बहुआयामिक होगा। इसमें आपका क्या होगा? मल्टी डायमेंशनल कार्ड होगा, जिससे सभी स्टूडेंट क्या क्या है उनका क्या है संज्ञानात्मक मतलब कॉग्निटिव, भावात्मक मतलब अफेक्टिव और फिजिकल मोटर डोमेन में विकास का बारीकी से क्या है विश्लेषण किया जाएगा। बच्चे कैसे हैं, उनका कॉग्निटिव विकास कैसा है, उनका अफेक्टिव विकास कैसा है, उनका फिजिकल मोटर डोमेन कैसा है, इन सब चीज़ें क्या है आपके प्रोग्रेस कार्ड में लिखा जाएगा, जो आपके पेरेंट्स को दिया जाएगा। इसमें सारी बातें दी जाएगी, सारी जो स्टूडेंट की जो जानकारी है वो उसमें लिखी जाएगी आपके प्रोग्रेस कार्ड में, तो जो आपके पेरेंट्स को क्या है दिया जाएगा। तो देखिए मैंने आपको क्या है NEP 2020 भी आपको करवा दिया, न्यू एजुकेशन पॉलिसी मैंने आपको करवा दी। जितने भी पॉइंट मैंने आपको करवाए हैं एक एक पॉइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला, तो एक एक पॉइंट को आप छोड़ना मत। अगर आप चाहो तो इसको नोट्स बना लेना। नोट्स अगर आप साथ में बनाते हुए चलोगे ना, थोड़ा थोड़ा बनाओगे तो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा। क्योंकि अगर आप सोचो आज मैं वीडियो देख लेता हूँ, इसके बाद देख लेती हूँ, कुछ दिन बाद दूसरी देख तो धीरे धीरे नोट्स बना लोगे, नहीं आपके लिए भारी पड़ जाएगा। तब बाद बनाने का मन नहीं करता है किसी का कि आप क्या बनाओ। अगर आप वीडियो देखते देखते तुरंत बना रहे हो ना, अगर एक बार वीडियो देख लिया दोबारा सोचोगे कि आपने मैंने देख लिया नहीं बनाऊंगा। देखते देखते आपको बनाना है, आपको लिखना नोट डाउन करते हुए चलना है, तो आपके लिए क्या है सही रहेगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, शेयर कर देना। थैंक यू।